जीवाणु जनित अपन रोग पढ़ रहे थे, जीवाणु से होने वाले रोग पशुओं में। जीवाणु जनित रोग, इसमें अपन पढ़ रहे थे एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स के बारे में अपन ने इसका उपनाम पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था। उपनाम क्या होता है? वुल सॉर्टेड डिजीज इसको बोला जाता है। इसके अलावा एंथ्रेक्स को क्या किस नाम से जाना जाता है? स्प्लेनिक फीवर। वुल सॉर्टेड डिजीज और स्प्लेनिक फीवर क्यों इसको बोला जाता है वो मैंने आपको बताया था। वुल सॉर्टर का मतलब होता है जो उन उद्योगों में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, उन वर्करों को भी ये डिजीज हो सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है वुल सॉर्टर डिजीज। इसके अलावा स्प्लेनिक फीवर, स्प्लेनिक फीवर मतलब होता है, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन क्या होता है? प्लीहा, अपने शरीर का अंग है, ऑर्गन है प्लीहा, उसके अंदर उसका आकार बढ़ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है स्प्लीनिक फीवर। ये दो दो प्रकार के नाम एंथ्रेक्स के हो गए। इसके अलावा इसकी एटियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। एटियोलॉजी का मतलब है कि एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, कौन सा कारक होता है, रोग कारक होता है जो एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करने का काम करता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस। छड़नुमा इसकी आकृति होती है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ये गतिहीन होता है, गति नहीं कर सकता। इसके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है जो इसको किससे बचाता है? भक्षण की प्रक्रिया से बचाता है। अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं जो होती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, और इसके अलावा ऊतकों में पाई जाने वाली मैक्रोफेजेस कोशिकाएं होती है, वो भक्षण प्रक्रिया का काम करती है। तो इसका एंथ्रेक्स के स्पोर होते हैं, उनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, और कैप्सूल क्या करता है? उसको इन कोशिकाओं से भक्षण मतलब भक्षित होने से बचाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जीवाणु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीजाणु से अपना संक्रमण कर सकते हैं, और कई वर्षों तक इसके बीजाणु वातावरण में रह सकते हैं। कई वर्षों तक इसके बीजाणु जो है वातावरण में उपस्थित हो सकते हैं। जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ये अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये हो गई एंथ्रेक्स के रोग कार्य की बात। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है इसका फैलाव किस प्रकार होता है। मैंने आपको इसका फैलाव बताया था, स्पोर उत्पन्न करते हैं, स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और कई वर्षों तक ये वातावरण में जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा इनहेलेशन के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, या किसी भी वुंड के द्वारा, स्किन का घाव होता है, श्लेष्मल का घाव होता है, उसके द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। परिसंचरण तंत्र में, रुधिर में प्रवेश करने के बाद ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये विकसित कहाँ होते हैं, विकास अपना कहाँ उत्पन्न करते हैं? ये लिम्फ नोड्स होते हैं, जो लिम्फ वाहिनियां होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, वहां पे ये अपना विकास करते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नोड में सूजन आ जाता है। ये हो गया इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात हो गई। पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस मैंने बता दिया कि लसिका ऊतकों में अपना प्रभाव दिखाते हैं और उनमें सूजन उत्पन्न कर सकते हैं। लक्षण की बात करें क्लिनिकल साइन, तो क्लिनिकल साइन के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। क्लिनिकल साइन जैसे कि बुखार आना, लड़खड़ापन, तनाव, भूख न लगना, एनोरेक्सिया मतलब श्वास थोड़ा लंबा श्वास आना, गहरा श्वास लेना। इसके अलावा इसका जो मुख्य लक्षण है वो मैंने बताया था कि जो पशु इसकी वजह से, एंथ्रेक्स की वजह से जो पशु मर जाता है, उसके प्राकृतिक छिद्रों से बिना जमा हुआ गहरे लाल रंग का खून आता है, बिना जमा हुआ गहरे लाल रंग का रक्त देखने को मिलता है। तो इससे जाहिर सी बात है, जिसमें अगर आपको ऐसा लगे कि इसको एंथ्रेक्स है, तो उसका क्या नहीं करना चाहिए? उसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसकी पहचान की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब होता है ये ह्यूमन से पशुओं में भी जा सकता है और पशुओं से मानव में भी आ सकता है, इसलिए इसको क्या कहता है? जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। तो डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो डायग्नोसिस में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो होती है मैकफेडन रिएक्शन, जो आपको याद रखनी है, उस चीजों के बारे में बता रहा हूं। मैकफेडन रिएक्शन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये एंथ्रेक्स के बीजाणुओं द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस्कोली टेस्ट।
एस्पोलिटेस्ट, ये दो नाम याद रख लो। एंथ्रेक्स के डायग्नोसिस में, एंथ्रेक्स की पहचान में दो नाम आप याद रखो, मैकफेडन रिएक्शन, एक होती है एस्पोलिटेस्ट, जो मुख्य रूप से मेनली रूप से केवल एंथ्रेक्स के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए इसका उपयोग एलाइजा भी कर सकते हैं, एलाइजा, इसके अलावा एलाइजा बाकी जो है, एलाइजा जो है बाकी और रोगों में भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन अगर एस्पोली की बात करें तो ये एंथ्रेक्स के लिए काम में लिया जाता है। मैकफेडन रिएक्शन जो होती है वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है, एंथ्रेक्स के बीजाणुओं के द्वारा। ये डायग्नोसिस की बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एंथ्रेक्स में अपन ने देखा था, यहाँ तक कल देख लिया था डायग्नोसिस तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, विभेदीय पहचान। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्या मतलब है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब है कुछ ऐसे रोग भी हैं जो एंथ्रेक्स के समान लक्षण दिखाते हैं, एंथ्रेक्स के समान जीव के अंदर एंथ्रेक्स रोग के समान लक्षण दिखाते हैं, उनको अभी आपस में अलग करना होता है। क्योंकि अगर मान लो आपको कोई लक्षण पशु में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो एंथ्रेक्स है, सही है, आपको लग रहा है कि एंथ्रेक्स है क्योंकि उसके जो लक्षण है वो सेम एंथ्रेक्स के समान ही है, लेकिन हो सकता है वो रोग कोई और। तो इसमें भी पहचान करना जरूरी होता है कि जो एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स रोग है, उसका किन किन रोगों से इसको अलग किया जा सकता है, जिनमें लक्षण समान होते हैं लेकिन वो रोग सेम नहीं होते। जैसे कि अपन पहले की बात करते हैं ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर जो रोग है, बीक्यू जिसे बोला जाता है, ब्लैक क्वार्टर रोग के कुछ लक्षण एंथ्रेक्स के समान दिखाई देते हैं। ब्लैक क्वार्टर रोग में होने वाले कुछ लक्षण जो है वो एंथ्रेक्स के समान दिखाई देते हैं। दूसरा रोग अगर इसकी बात करें तो इसमें लेप्टोस्पायरोसिस, जो लेप्टोस्पायरोसिस जो रोग है, लेप्टोस्पायरोसिस रोग है, उसके भी लक्षण एंथ्रेक्स के समान दिखाई देते हैं। कुछ लक्षण, सारे के सारे मैं बात नहीं कर रहा कि सारे लक्षण इसके समान दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण होते हैं वो आपस में समानता दिखाते हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर सकते हैं हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया जिसको एचएस बोला जाता है, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। नेक्स्ट आता है हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी। हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी, हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी, हाइपो का मतलब होता है कम, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से होने वाली टिटेनी क्या कहलाती है, हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी। इसके भी जो लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं वो एंथ्रेक्स के समान दिखाई देते हैं, इसकी कमी के लक्षण एंथ्रेक्स के समान दिखाई देते हैं। इसके अलावा बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया ये रोग है, इस रोग के कुछ लक्षण भी एंथ्रेक्स के समान दिखाई देते हैं। इसके अलावा बबेसियोसिस, बबेसियोसिस हो गया, लेड पॉइजनिंग हो गया, इसके अलावा स्नेक बाइट, स्नेक बाइट का मतलब होता है कि सांप के काटने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कई बार एंथ्रेक्स के समान हो सकते हैं। तो ये कुछ डिजीज हैं जिनको अपन एंथ्रेक्स से अलग कर सकते हैं, इनके लक्षण आपस में समानता दिखाते हैं। कुछ लक्षण, सभी की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आपस में समानता दिखाते हैं, एंथ्रेक्स के समान दिखते हैं इनके लक्षण, इनको एंथ्रेक्स से अलग करना होता है। जब भी आपको ऐसा लगे किसी पशु में आप अगर जांच कर रहे हो कि उसमें एंथ्रेक्स है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इनके अंदर ब्लैक क्वार्टर भी हो सकता है, उसके अंदर लेप्टोस्पायरोसिस भी हो सकता है, उसके अंदर हेमरेजिक सेप्टिसिमिया भी हो सकता है, उनके अंदर हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एंथ्रेक्स हो, क्योंकि एंथ्रेक्स जो होगा वो तो
लेबोरेटरी में जांच के बाद ही पता चलेगा, कंफर्मेटिव टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि रियल में उसमें एंथ्रेक्स है। इसके अलावा लक्षणों के आधार पर अगर एंथ्रेक्स की अपन जांच करते हैं तो उसके अलावा इन रोगों का भी अपने ध्यान में होना चाहिए कि एंथ्रेक्स के अलावा ये भी हो सकते हैं। सही है, तो ये होगी विभेदीय पहचान। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की, उपचार, एंथ्रेक्स का उपचार। बैक्टीरियल डिजीज है तो इसमें सब जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक इसमें काम में ली जाएगी। एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक इसके अंदर अपन सबसे पहले काम में ले सकते हैं। एंटीबायोटिक सबसे पहले देनी है क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज पे ही एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा काम करती है। एंटीबायोटिक के रूप में इसमें अपन ले सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक इसमें ले सकते हैं। इसको डोज रेट की अगर बात करें तो 8 से 12 मिलीग्राम, 8 से 12 मिलीग्राम पर डे, 8 से 12 मिलीग्राम पर डे। आईएम इसको दिया जाता है। आईएम का मतलब समझते हो, इंट्रा मस्कुलर, मसल्स के अंदर इसको दिया जाता है। इसके अलावा बीआईडी, बीआईडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। और कितने दिन तक इसको देना चाहिए? 5 डेज, 5 दिन तक देना चाहिए। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहले अपन एंटीबायोटिक की बात करते हैं उपचार में। सबसे पहले अगर पशु को आपको एंथ्रेक्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एंथ्रेक्स की अगर शुरुआत है, एंथ्रेक्स की अगर शुरुआत की अवस्था है तो उसके अंदर ये ट्रीटमेंट काम में आ सकता है। लेकिन अगर एंथ्रेक्स हो गए 3-4 दिन हो गए, पशु को एंथ्रेक्स हुए 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो उस समय ये ट्रीटमेंट भी काम में नहीं आता है। उसका जाहिर सी बात है, उसका कंफर्म हो जाता है कि ये पशु मरेगा, क्योंकि एंथ्रेक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजीज होता है। शुरुआती अवस्था में इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा दिन हो जाए, सीरियस कंडीशन हो जाए तो उस स्थिति में इसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो शुरुआती अवस्था में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक देनी चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। पेनिसिलिन की डोज रेट की बात करें तो 10,000 से 20,000 आईयू पर केजी, 10,000 से 20,000 आईयू इंटरनेशनल यूनिट। आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। ये एक मापक होता है, मापने का एक इकाई है। इसको पर डे, वही पर डे आईएम, इंट्रामस्कुलर, बीआईडी और 5 दिन तक, 5 दिन तक। पेनिसिलिन भी दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं, पेनिसिलिन भी दे सकते हैं, या इसके अलावा एक स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस पेनिसिलिन कॉम्बिनेशन, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस पेनिसिलिन कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसको ओटीसी बोला जाता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी इसमें दे सकते हैं। इसके डोज रेट अपन दे सकते हैं 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। वही पर डे इंट्रामस्कुलर बीआईडी मतलब दिन में 2 बार 5 दिन तक इसको दिया जाना चाहिए। ये तो हो गई एंटीबायोटिक की बात होगी। एंटीबायोटिक के अलावा दूसरे नंबर का ड्रग जो आती है वो है नसेड। नसेड
नसेड का मतलब था नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ऐसी ड्रग्स जो दर्द को कम करती है, मतलब एनाल्जेसिक का काम करती है, दर्द निवारक का काम करती है, दर्द निवारक का काम करती है। तो नसेड भी दिया जा सकता है, नसेड के रूप में मेलोक्सिकेम काम में लिया जा सकता है, मेलोक्सिकेम इसमें काम में लिया जा सकता है। तीसरा अपन बात करते हैं एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन ड्रग जिसके अंदर सीपीएम, एविल, जीट, कई प्रकार की ड्रग्स आती हैं जो इसमें काम में ली जा सकती है, एंटीहिस्टामिन के रूप में काम में ली जा सकती है। चौथा अपन बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड काम में लिया जा सकता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड की बात करते हैं तो कोर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन, जिसकी डोज रेट होती है 0.5 से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। इसको आईवी भी दे सकते हैं या इसको आईएम भी दे सकते हैं। आईवी मतलब इंट्रावेनस सीधा वेन के अंदर, या आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर सीधा मसल्स के अंदर इसको दिया जा सकता है। एक होता है इसका स्पेसिफिक, जो होता है स्पेसिफिक ड्रग आती है उसको बोला जाता है एंटी एंथ्रेक्स सीरम। एंटी एंथ्रेक्स सीरम, इसका 100 से 250 ml डेली, 3 दिन तक इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा छठा जो होता है वो लक्षणात्मक उपचार आता है। लक्षणात्मक उपचार का मतलब होता है जो पशु के जो लक्षण आ रहे हैं, एंथ्रेक्स की वजह से पशु में जो लक्षण आ रहे हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंथ्रेक्स में बुखार आता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी इसमें एंटीपायरेटिक ड्रग दी जानी चाहिए। बुखार आता है तो उसको बुखार को कम करने के लिए भी एंटीपायरेटिक ड्रग इसको दी जा सकती है। तो इस प्रकार लक्षणों के आधार पर उपचार करना, जैसे कि अगर उसको डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है तो दस्त को कम करने के लिए दवाई दी जाती है, बुखार ज्यादा रहा है तो बुखार को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। सही है, ये सारा हो गया इसका एंथ्रेक्स का उपचार, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रोकथाम की। रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण का मतलब होता है कि एंथ्रेक्स के रोकथाम के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए अपन को। जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर एंथ्रेक्स के रोगी है उसका मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज होने की वजह से ये क्या करता है, पशुओं से ह्यूमन में जा सकता है। जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है जो इसके स्पोर है वो वातावरण में, पर्यावरण में फैल सकते हैं। इसका अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो ये वातावरण में फैल सकते हैं और अन्य पशुओं को भी डिजीज ग्रस्त या रोग ग्रस्त वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये ह्यूमन में भी अपना इफेक्ट दर्शाते हैं। तो रोकथाम में अगर पहला पॉइंट की बात करें तो इसमें देखा जाए तो मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी इसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। दूसरी बात अपन करते हैं इसका डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब इसका जो रोगी पशु है, रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मृत पशु है, मृत पशु को जला देना चाहिए या इसको 2 मीटर गड्ढा खोद के उसमें दबा देना चाहिए, उसको दफन कर देना चाहिए, या इसके अलावा इसको इंसिनरेटर के ऊपर जला देना चाहिए। इसके अलावा ये हो सकता है। एक होता है टीकाकरण, एक होता है टीकाकरण।
एंथ्रेक्स का टीकाकरण अवेलेबल है, तो इसमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक आती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है जो इसमें काम में ली जा सकती है, एंथ्रेक्स में काम में ली जा सकती है। इसके अलावा एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ये दो प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, जो कि एंथ्रेक्स के रोकथाम और इसके नियंत्रण में सहायता करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसका जो कार्कस है, मतलब इसका जो शव है, पशु का जो शव है, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है जो कि वातावरण में फैल सकता है, इसके स्पोर वातावरण में फैल सकते हैं और ये अन्य पशुओं को भी रोगग्रस्त कर सकता है, और इसके अलावा ह्यूमन को भी ये रोगग्रस्त कर सकता है। इसके अलावा जो कार्कस जो होता है, जो शव होता है, मृत पशु होता है, उसका डिस्पोजल अच्छे से किया जाना चाहिए। इसको या तो इंसिनरेटर के ऊपर जलाना चाहिए या 2 मीटर गड्ढा खोद के उसमें उसको दफन करना चाहिए। तीसरा अपन बात करते हैं टीकाकरण की, तो टीकाकरण करके भी जो एंथ्रेक्स जो रोग है उसका रोकथाम किया जा सकता है। इसके अलावा जो पशुशालाएं होती है, पशुशालाओं के अंदर साफ सफाई, की जा सकती है। इसके अलावा पशुशाला में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उनका अच्छे से डिसइंफेक्टेंट करना, पशुशाला में उपयोग किए गए जो उपकरण होते हैं, उपकरणों का अच्छे से उनको डिसइंफेक्टेंट करना, मतलब डिसइंफेक्टेंट करने का मतलब होता है उसमें उपस्थित बैक्टीरिया है, जो वायरस, जो भी कुछ फंगस है, उनको हटाना। तो उपकरणों का डिसइंफेक्टेंट भी किया जा सकता है। इसके लिए अपन काम में ले सकते हैं 5% NaOH सॉल्यूशन। डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, उपकरणों को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए 5% NaOH सॉल्यूशन इसमें काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा 5 से 10% फॉर्मेलिन, 5 से 10% इसमें फॉर्मेलिन भी काम में लिया जा सकता है। तो ये पॉइंट थे रोकथाम में नियंत्रण के। ये हो गया आपका एंथ्रेक्स टॉपिक पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गलघोटू के बारे में, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया।